सोचो एक ऐसा आदमी जो दुनिया को मेडिटेशन सिखा रहा था, लेकिन उसके पास 90 से भी ज़्यादा रोल्स रॉयस कार्स थी। एक ऐसा गुरु जिसे लोग एनलाइटेड मास्टर कहते थे और एक ऐसा गुरु जिसे लोग कहते थे डेंजरस कल्ट लीडर। अमेरिका की गवर्नमेंट इससे डर गई थी। आखिर कौन था ये आदमी? और आखिर क्यों दुनिया ओशो से इतना डर गई थी? तो आज हम लोग बात करेंगे ओशो की रियल लाइफ के बारे में। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को इंडिया के कुशवाड़ा गांव में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में था। उनका परिवार एक जैन फैमिली से बिलोंग करता था। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैन रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी और जो मेडिटेशन है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बचपन से ही जो ओशो थे, ये दूसरे बच्चों से एकदम अलग थे। जब स्कूल में टीचर उन्हें पढ़ाते थे, तब ओशो अक्सर उनसे सवाल पूछा करते थे। लेकिन दोस्तों, सवाल पूछना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि उनके जो सवाल होते थे वो बहुत डेंजरस होते थे। वो पूछते थे कि क्या गॉड को किसी ने देखा है? क्या जो रिलीजन है वो इंसान को फ्री करता है या फिर कंट्रोल? और क्या सोसाइटी सच में सच बोलती है? तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे, ओशो ये पूछा करते थे। और इसीलिए जो ओशो के टीचर्स थे वो उनसे गुस्सा हो जाया करते थे। लेकिन ओशो का एक रूल था कि मैं तब तक किसी चीज को नहीं मानता जब तक उसे एक्सपीरियंस ना कर लूं। जब ओशो बड़े हुए तब उन्होंने फिलोसफी में मास्टर की डिग्री ली। उस टाइम पर वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बने। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि ओशो जो थे वो स्टूडेंट को जो किताब में लिखा है वो फिलोसफी नहीं पढ़ाते थे। ओशो जो थे वो स्टूडेंट को सोचने के ऊपर मजबूर करते थे। उनके लेक्चर में एक अजीब सी बात होती थी। वो अक्सर कहते थे कि सोसाइटी जो है वो तुम्हें एक मशीन बनाना चाहती है, लेकिन तुम एक ह्यूमन हो। और इसीलिए वो लोगों को ब्लाइंड बिलीफ के खिलाफ खड़े होने को कहते थे। उस वक्त इंडिया में रिलीजन और ट्रेडिशन को क्वेश्चन करना बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन ओशो जो थे वो ओपनली बोलते थे, रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, गॉड को किसी किताब में मत समझो, खुद एक्सपीरियंस करो और खुद समझो। और इसी वजह से उनके जो लेक्चर्स थे वो काफी फेमस होने लगे। हजारों की भीड़ में जो लोग थे वो उन्हें सुनने आते थे। लेकिन ओशो का जो मेन फोकस था वो था मेडिटेशन के ऊपर। लेकिन उन्होंने मेडिटेशन को एक नया फॉर्म दिया, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो मेडिटेशन होता है उसमें जो लोग होते हैं वो शांत बैठते हैं। लेकिन ओशो कहते थे कि मॉडर्न ह्यूमंस का जो दिमाग है ये इतना रेस्टलेस है कि वो लोग कभी शांत नहीं बैठ सकते। और इसीलिए उन्होंने एक टेक्निक बनाई जिसे कहा गया डायनामिक मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में लोग पहले जोर जोर से ब्रीथिंग करते हैं, फिर चिल्लाते हैं, रोते हैं, डांस करते हैं और फिर अचानक साइलेंस में चले जाते हैं। ओशो के अकॉर्डिंग ये जो टेक्निक है, इंसान के अंदर जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं इनको बाहर निकाल देता है। और जब इंसान के अंदर के जो इमोशंस हैं ये बाहर आते हैं, तब ही जो रियल साइलेंस है वो पॉसिबल है। इसी वजह से जो उनका मेडिटेशन मूवमेंट था ये पूरी दुनिया में फेमस होने लगा। यूरोप और अमेरिका से भी काफी सारे लोग जो थे वो इंडिया आते थे और इंडिया आकर ओशो की ये जो टेक्निक थी इसे फील करते थे। लेकिन यहाँ से ये एक जो प्रॉब्लम है वो शुरू हुई। लोगों को लगा कि ओशो की ये जो टेक्निक है ये डेंजरस है। उनका मानना था कि लोग अगर रिलीजन और सोसाइटी को क्वेश्चन करने लगे तब जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। और इसी वजह से ओशो को कहा गया रेबल गुरु, कंट्रोवर्शियल टीचर और कुछ लोगों ने तो उन्हें डेंजरस थिंकर भी कहा। 1981 में ओशो ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उनकी लाइफ और उनके मूवमेंट को पूरे तरीके से चेंज करने वाला था। वो इंडिया छोड़कर अमेरिका चले गए। उस टाइम पर जो ओशो के फॉलोअर्स थे, जो उनको चाहने वाले थे, वो अमेरिका, यूरोप, ये सभी कंट्रीज में थे। अमेरिका पहुंचने के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ओरेगन स्टेट में 64,000 एकड़ जो जमीन थी वो खरीदी और वहां पर उन्होंने एक नया सिटी बनाना स्टार्ट कर दिया और सिटी का नाम रखा गया रजनीशपुरम। तो सोचो, एक ऐसी जगह, यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ पर पत्थर है, वहां पर कुछ ही सालों में एक सिटी बना दी गई। वहां पर हाउसेस बनाए गए, रोड्स बनाए गए, एयरपोर्ट तक बना दिया गया, फार्म्स और रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई आश्रम नहीं था, ये एक सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी बन रही थी। हजारों लोग अलग अलग कंट्रीज से आकर वहां पर रहने लगे। वो लोग लाल कपड़े पहनते थे, मेडिटेशन करते थे और काम भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो लोकल अमेरिकन थे उन्हें लगने लगा कि ये जो मूवमेंट है अब ये काफी डेंजरस हो चुकी है। उन्हें डर था कि अगर रजनीशपुरम इतना बड़ा हो गया तब ये लोकल पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी वजह से जो लोकल गवर्नमेंट है और जो ओशो के फॉलोअर्स थे, इनमें टेंशन बढ़ने लगी और मीडिया ने भी इसे
उसे काफी क्रिटिसाइज किया। मीडिया ने भी रजनीशपुरम को अमेरिका की सबसे कंट्रोवर्शियल स्पिरिचुअल सिटी कहना स्टार्ट कर दिया और यहीं से ही ओशो और अमेरिका के बीच के जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो स्टार्ट हुए। लेकिन ओशो की लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब दुनिया को पता चला कि ओशो के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 93 रोल्स रॉयस कार्स थी। जी हाँ, 93 रोल्स रॉयस कार्स। उस टाइम पे जो मीडिया थी, जो दुनिया भर की मीडिया ने इसे बड़े ही अग्रेसिवली कवर करना स्टार्ट कर दिया। लोग हैरान थे कि एक स्पिरिचुअल गुरु जो कि अलाइनमेंट की बात करता है, मेडिटेशन की बात करता है, उसके पास इतनी सारी लग्जरी कार क्यों? और इसी के चलते मीडिया ने उन्हें नाम दिया दी रोल्स रॉयस गुरु। लेकिन ओशो का जो जवाब था वो एकदम अलग था। उन्होंने कहा कि मैं गरीबी को स्पिरिचुअलिटी का सिंबल नहीं मानता। अगर लाइफ ब्यूटीफुल है तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। ओशो ने कहा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब लाइफ को रिजेक्ट करना नहीं, बल्कि पूरी तरह से एंजॉय करना है। ओशो के फॉलोअर्स का कहना था कि ये जो सारी कार्स हैं जो उनके फॉलोअर्स ने उनको गिफ्ट की हैं। लेकिन क्रिटिक्स का कहना था कि ये एक पावर और इन्फ्लुएंस का जो सिंबल है वो बन चुका है। और यहीं से जो दुनिया थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कुछ लोग कहते थे कि ओशो एक रेवोल्यूशनरी थिंकर है और कुछ लोग कहते थे कि ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पर लग्जरी लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहा है। और शायद यही वो मूवमेंट था जब ओशो सिर्फ एक गुरु नहीं रहे बल्कि ग्लोबल कंट्रोवर्सी बन गए। और जैसे जैसे ओशो की जो कम्युनिटी थी ये बढ़ती गई, वैसे वैसे अमेरिका के जो लोकल्स लीडर्स थे उनकी जो टेंशन थी वो बढ़ती गई। ओरेगन के एक छोटे से एरिया में लाखों ऐसे फॉलोअर्स थे ओशो के जो आ गए थे। उन्होंने वहां पर एक छोटी सी सिटी बना ली थी जहां उनके अपने रूल्स थे, अपने लोग और अपना सिस्टम था। और ये बात लोकल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें लगने लगा कि ये मूवमेंट जो है ये धीरे धीरे बहुत पावरफुल हो रही है और शायद फ्यूचर में पॉलिटिकल पावर भी बन सकती है। और फिर सिचुएशन जो थी वो काफी सीरियस हो गई और 1984 में रजनीशपुरम से जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और जिसे बाद में अमेरिका की हिस्ट्री का फर्स्ट बायो टेरर अटैक कहा गया। इन्वेस्टिगेशन में कहा गया कि ओशो की क्लोज एसोसिएट मां आनंद शीला और कुछ फॉलोअर्स ने लोकल इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक प्लान बनाया था। इस प्लान के अंदर उनके नियर बाय जो होटल्स थे उन्होंने वहां पर बैक्टीरिया स्प्रेड कर दिया जिससे कि 700 से ज्यादा जो लोग थे वो बीमार हो गए। ये न्यूज अमेरिका में शॉक की तरह फैल गई और इसके बाद में अमेरिका ने रजनीशपुरम के खिलाफ बड़ी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस और फेडरल एजेंसीज ने कम्यून पर रेड की। थोड़ी ही देर में सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ओशो ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्हें अपनी सेक्रेटरी मां आनंद शीला के एक्शंस के बारे में पता नहीं था और वो खुद भी शॉक्ड हैं। इसके कुछ टाइम के बाद ही शीला और उनके जो सपोर्टर्स थे वो अमेरिका से भाग गए। लेकिन तब तक गवर्नमेंट का जो प्रेशर था वो काफी बन चुका था और 1985 में ओशो को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर चार्जेस लगाए गए कि उन्होंने इमिग्रेशन रूल्स को ब्रेक किया है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स के थ्रू इलीगल मैरिजेस अरेंज करवाई हैं जिसकी वजह से जो लोग थे वो अमेरिका में रह सके। गवर्नमेंट ने ओशो के साथ इसके बाद में एक डील की जिसके बाद उन्हें थोड़ा टाइम जेल में रहना पड़ा। उसके बाद में अमेरिका छोड़ने के लिए उनसे कहा गया। 1985 के बाद सिचुएशन जो थी वो काफी बदल चुकी थी। अमेरिका में अरेस्ट होने के बाद में ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका ही नहीं बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने ओशो को एंट्री देने से मना कर दिया था। कहा यह जाता है कि लगभग 20 से ज्यादा ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने ओशो को एंट्री देने से मना किया था। सोचो एक बार कि एक ऐसा आदमी जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स थे, जो दुनिया भर में लेक्चर्स देता था, अब उसके लिए दुनिया का दरवाजा बंद हो रहा था। आखिरकार ओशो इंडिया वापिस आ गए। पुणे में उनका आश्रम फिर से ओपन हुआ। आज जिस जगह को हम लोग ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम पर जानते हैं वही उनका मेन सेंटर बन गया। लोगों के आने का जो सिलसिला था ये यहीं तक नहीं रुका था। काफी सारे ऐसे लोग थे जो दुनिया के हर कोने से इनके पास आ रहे थे। कुछ लोग ओशो को देखने आ रहे थे, कुछ लोग मेडिटेशन के लिए आ रहे थे, कुछ लोग सिर्फ उनकी फिलॉसफी समझने के लिए आ रहे थे। लेकिन अमेरिका के इवेंट्स का जो असर था ये ओशो पर भी पड़ा था। कहा यह जाता है कि धीरे धीरे उनकी जो तबीयत थी वो खराब हो रही थी। फिर भी वो लेक्चर्स देते रहे। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक सिंपल मैसेज दिया, जिंदगी को सेलिब्रेट करो और अपनी कॉन्शियसनेस को जगाओ। और 1990 में ओशो की पूना में ही डेथ हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके जाने के बाद भी उनका आश्रम बंद नहीं हुआ। आज भी वहां दुनिया भर से लोग आते हैं मेडिटेशन सीखने के लिए और ओशो की टीचिंग को समझने के लिए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ओशो सिर्फ एक इंसान नहीं था बल्कि एक आइडिया था, एक मूवमेंट था और आइडिया कभी मरते नहीं। आज भी जब लोग ओशो की बात करते हैं तब जो दुनिया है ये दो हिस्सों में बट जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ओशो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं,
एक ऐसे इंसान है जो लोगों को फियर और गिल्ट से फ्री करना चाहते थे। उनका कहना था कि इंसान को ब्लाइंडली किसी रिलीजन पर, किसी सिस्टम पर या किसी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। इंसान को खुद सोचना चाहिए, खुद समझना चाहिए और खुद ट्रुथ को एक्सपीरियंस करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ओशो एक कंट्रोवर्शियल और डेंजरस लीडर थे। उनके कम्यून, उनकी लग्जरी लाइफ और उनके आइडियाज ने बहुत लोगों को डिस्टर्ब भी किया, और शायद इसीलिए ओशो की लाइफ एक स्पिरिचुअल स्टोरी नहीं बल्कि एक क्वेश्चन मार्क है। एक ऐसा क्वेश्चन जो आज भी लोगों के दिमाग में घूमता है, क्या ओशो एक मिसअंडरस्टूड जीनियस थे या फिर एक ऐसे इंसान जिसे दुनिया समझ नहीं पाई। लेकिन एक बात पक्की है कि ओशो ने लोगों को कंफर्टेबल आंसर्स नहीं दिए, उन्होंने लोगों को दिए अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। और जब कोई इंसान अक्सर सोसाइटी को क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है, तब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, उसे चैलेंज करती है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग ओशो को फॉलो करते हैं और कुछ लोग ओशो से डरते हैं। लेकिन ओशो का एक मैसेज था जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ किसी किताब में नहीं है, ट्रुथ किसी गुरु के पास भी परमानेंटली नहीं है, ट्रुथ तुम्हें खुद डिस्कवर करना पड़ेगा। और शायद इसीलिए ओशो एक इंसान नहीं थे, वो एक आइडिया थे, और आइडिया को आप कभी भी पूरे तरीके से खत्म नहीं कर पाते। और शायद इसीलिए कुछ लोग ऐसे थे जो ओशो को फॉलो करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ओशो से डरते हैं। आई होप कि आज की ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए सच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।